हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। पिछले वीडियोस में हमने हमारा जो सर्कल्स का आर्क्स एंड कॉर्ड्स का रिलेशन था बेटा वो कवर कर लिया था। और उस वीडियोस का अगर किसी ने देखा नहीं होगा तो अभी आप देख लीजिए। उसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 तक पूरा कवर कर दिया आपका बेसिक्स। आज हम कवर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक्स, जो कि हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल, इंटरसेप्टेड आर्क, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल्स, ठीक है, एंड थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और उसका कन्वर्स, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है बेटा। बहुत से बच्चों को इन टॉपिक से बड़ा डर लगता है सर्कल में। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क क्या है, वो कंफ्यूजन रहता है उनके मन में। वो हमेशा के लिए आज निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं हमारे मेन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है बेटा। देखो, कोई भी एक सर्कल बना लो ऐसे, ठीक है, और इस सर्कल को आप ऐसे एक कोई भी ऐसा एक एंगल बना लो, तो ये हो गया बेटा आपका इंस्क्राइब्ड एंगल। मतलब ये सर्कल के अंदर एंगल होगा, लेकिन ये सेंटर से नहीं निकलेगा। जनरली कैसे होता है बेटा, देखो नीचे एक एग्जांपल निकाल। एंगल ऐसे होता है, इसे बोलते हैं सेंट्रल एंगल। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवाया है। अगर इसे बच्चों को नहीं पता तो कृपया करके वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल। सपोज ये सेंटर ओ है सर्कल का और यहाँ ABC नाम है इस एंगल को, तो इसे बोलेंगे हम इंस्क्राइब्ड एंगल। क्या बोलेंगे? इंस्क्राइब्ड एंगल। हाँ, पता है मुझे, इसके ऊपर थ्योरम भी है, ठीक है। तो थ्योरम भी आपको बताऊंगा डिटेल में। अभी आप सिर्फ सीखिए कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है। अब देखो बेटा, जैसे आपने देखा होगा एक प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर कैसे आगे रेस प्रोजेक्ट करता है, V में V। तो वैसे समझ लो ये B पे एक प्रोजेक्टर रखा है, ये AC एक समझ लो किसके लिए एक समझ लो पर्दा है। पर्दा, जो पर्दा होता है ना, स्क्रीन जिसको प्रोजेक्ट होता है पूरा प्रोजेक्टर का जो रेज होती है वो। तो वैसे देखो आप, तो इसे समझो AC, ये समझो AC। तो AC आर्क है, यहाँ AC क्या है, आर्क है, ठीक है। तो ये जो एंगल ABC है, ये आर्क AC का इंस्क्राइब्ड एंगल है, ठीक है। एंगल ABC इज एन inscribed angle of arc AC। ओके, क्लियर, ये याद रखना, ठीक है। ऐसे लिखना है आपको। अब इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, जैसे इंस्क्राइब्ड आर्क से, देखो सॉरी, इंस्क्राइब्ड एंगल से आर्क बनता है, उस आर्क को हम इंटरसेप्टेड आर्क बोलते हैं। बस इंस्क्राइब्ड एंगल से बनने वाला आर्क, उसे बोलेंगे हम इंटरसेप्टेड आर्क। अब देखो, सपोज ये है एक फिगर, ये तो ऐसे टेंजेंट सिकेंट वाला हो गया, लेकिन फिर भी देख लो ऐसे। तो इसमें देखो, इसमें दो आर्क बन रहे, एक आर्क ये बन रहा बेटा और एक आर्क ये बन रहा, सही है। देखो अब और एक देखो, सपोज ऐसे है, इसमें एक ये आर्क, एक ये आर्क, ऐसे दो चार कंडीशन है आपके बुक में। इतनी आपको डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बदल दो, ठीक है। और एक देखो, जैसे सपोज ये है, तो इसको देखो, इसको हम ऐसा, और एक ऐसे भी इसको कर सकते, ठीक है। तो ये भी हो गया पूरा, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे तो बहुत से लोग इंस्क्राइब्ड एंगल पे आ जाते डायरेक्टली, लेकिन मैंने थोड़ा आपको एलोबोरेट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। ये 3-4 उसके टाइप होते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक इंटरसेप्टेड आर्क का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर भी देख लो। ये जो एंगल है, इसका इंटरसेप्टेड आर्क ये है, इसमें दो आर्क इंटरसेप्टेड हो रहे हैं। इंटरसेप्टेड आर्क इसमें एक नहीं, सॉरी, इसमें भी दो है, इसमें एक हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे 2-4 और कंडीशन है, ठीक है। वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा प्रॉब्लम्स के समय। तो ये आपको समझ गया अभी व्हाट इज इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल यानी सेंटर से पास नहीं होगा। सेंटर से होता तो ये ऐसे होता, लेकिन ये सेंटर से क्या नहीं है बेटा। ये सेंटर से, ये कहां से है बेटा, ये है बेटा डायरेक्टली B पॉइंट से। कहां से? B पॉइंट से। तो अगर आपको लिखना है तो एंगल ABC इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ आर्क AC, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ठीक है। समझ गया, 2 मिनट का कंसेप्ट था। अभी बढ़ते हैं, हमारे इंटरसेप्टेड आर्क भी समझ के आपको क्या होता है। जिस एंगल के कारण आर्क बन रहे हैं, अगर एक आधे एंगल के बीच में ऐसे कैंची की तरह हुआ है, यहाँ सर्कल रखा है, इसमें कुछ आर्क बन रहा है इस सर्कल में, तो इस सर्कल में जो बनने वाला आर्क है इन एंगल के कारण, ये कैंची वाले, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इंटरसेप्टेड आर्क, ठीक है। उसके कारण बनने वाले आर्क को बोलेंगे इंटरसेप्टेड
आर्क। अब इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की तरफ बढ़ू बेटा। बहुत ही प्यारा थ्योरम है, पहले एप्लीकेशन बताता हूँ फिर प्रूफ बताता हूँ, ठीक है। चालू करूँ, चलो फिर शुरू करते, ये मिटा दूं, ठीक है। अब यही सर्कल को कंटिन्यू करते हुए आगे इसी सर्कल में दिखा था आपको क्या होता है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। देखो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम जो होता है बेटा, इसका सीधा एप्लीकेशन ही पूछा जाता है जनरली बोर्ड्स में, लेकिन मैं आपको प्रूफ पढ़ा देता हूँ अभी, ठीक है, लगे हाथ सभी हो जाए, ठीक है। तो चलो देखो ABC ये अगर एक एंगल है, ABC ये अगर एक बेटा एंगल है, ठीक है, तो इसमें AC आर्क है, AC आर्क है। तो देखो एक कोन की तरह बन रहा है, हमें पता है कि सेंट्रल एंगल की जो मेजर होती है वो इक्वल टू आर्क होती है। द मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल, आर्क और सेंट्रल एंगल की मेजर सेम होती है। लेकिन इंस्क्राइब्ड एंगल के केस में, इंस्क्राइब्ड एंगल के केस में ये होता है बेटा कि द मेजर ऑफ इंस्क्राइब SCRIBD inscribed angle is half of its intercepted arc। मतलब जिस आर्क के कारण वो, जिस इंस्क्राइब्ड एंगल, मैंने आपको बोला था ना एंगल के कारण इंटरसेप्टेड, मतलब जिस आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब जिस जो आर्क उसके कारण बन रहा है उसके, उसका क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है उसका मेजरमेंट, आधा होता है। द मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ इट्स मेजर ऑफ, इट्स हाफ ऑफ मेजर ऑफ, इट्स मत लिखो, हाफ ऑफ मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। जैसे देखो मेजर एंगल ABC इज इक्वल टू मेजर आर्क AC अगर करना है तो इसके बीच में हाफ लगाना होगा, समझे। मतलब ABC डायरेक्टली इसके इक्वल नहीं होगा, हाफ लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब ये अगर 60 तो ये हो जाएगा बेटा 30, समझे। ये अगर 120 होगा तो ये होगा 60, समझ पा रहे हो। ये हो गई इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। ये इंस्क्राइब्ड आर्क का जो भी मेजरमेंट होगा वो इसके क्या होगा, आधा होगा। जो भी उस एंगल का, सॉरी इंस्क्राइब्ड एंगल का जो भी मेजरमेंट होगा वो इंटरसेप्टेड आर्क जो उसने बना है उससे क्या होगा बेटा, आधा होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो यहाँ तक, आसान है टॉपिक। चलो फिर अब इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम शुरू करूँ। ये समझ गया आपको, अगर ये 240 होगा ये 120 होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 240 वाला बेटा ऐसे बनेगा, बड़ा है ना थोड़ा, ऐसे बनेगा, मतलब ये पूरा आर्क हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा 120। समझ पा रहे हो, क्लियर है आता। चलो आगे बढ़ता हूँ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के साथ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अभी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का मैंने यहाँ गिवन और 2 प्रूफ लिख लिया आपका समय बचाने के लिए, और मैंने अच्छे से इसकी फिगर भी बना ली है, ठीक है। तो चलो देखो सबसे पहले क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हमें प्रूफ करते समय क्या करना है। सबसे पहले हमें गिवन है बेटा इन अ सर्कल विद सेंटर हो, कोई भी एक सर्कल जिसका सेंटर हो है, एंगल BAC इज एन इंस्क्राइब्ड, इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क BC, इन आर्क BC। मतलब ये जो एंगल BAC है ये BC में क्या है बेटा, इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। अब आर्क BDC इज एन इंटरसेप्टेड आर्क बाय एंगल, मतलब ये जो आर्क BDC है ये इंटरसेप्टेड आर्क है BAC का। मैंने बोला था ना आपको, जो आर्क एंगल के कारण बनता है उसे कहते हैं इंटरसेप्टेड आर्क, ठीक है। चलो 2 प्रूफ, एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ आर्क BDC। ये तो सबको पता है कि आर्क के आधा हमें एंगल प्रूफ करना है, ठीक है, बराबर है ना यहाँ तक, ठीक है। चलो मस्त हो ना, ठीक है। ध्यान दो बेटा, सब कुछ छोड़ दो अपना काम जो भी होगा, ठीक है। खाना खाते हुए देखो, सोते हुए देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेबल चेयर पे बैठोगे अच्छे से समझेगा, याद रखना। ये एक साइंटिफिक स्टडी में प्रूव किया है कि जो लोग कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हैं उनको जल्दी ग्रास्प होता है, ग्रास्प यानी समझ में आता है, ठीक है। इतना समझ गए। चलो कंस्ट्रक्शन लिखता है, वैसा कुछ है नहीं यहाँ कंस्ट्रक्शन ज्यादा कुछ, सिर्फ हमें यहाँ क्या करना था, ये जो है ना यहाँ से बीच से एक लाइन निकालनी थी, ठीक है। तो ये बाइसेक्टर है इसका, ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हैं, हाँ। मतलब ड्रॉ ए डायमीटर ऐसा भी लिखे तो चलता, ड्रॉ डायमीटर लिखो, नहीं ऐसे लिख दिया था, ड्रॉ सेग ए, ठीक है,
एंड सेक, दूसरी सेक, कौन सी सेक है दूसरी, ओ सी, ओ सी घुस गया इसमें, चलो अच्छे से इधर लिख देता, ओ सी, ठीक है। सेक ए एंड सेक ओ सी हमने बना दिए, सेक का जी छोटा कर ले, चलो अब समझ गया, ए और ओ सी बना देते हैं, ये ए ओ भी बना लेते, चाहिए तो सेक ए ओ भी लिख दो यहाँ, कंस्ट्रक्शन का टेंशन नहीं लेना, ए ओ ओ सी, देखो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये बड़े डायमीटर, दो रेडियस को जोड़ के क्या बन गई, डायमीटर। अब ये सर एक्स एक्स क्या है यार, कोई बात नहीं, चलो देख लेते एक बार, आपको सब क्लियर करवाता हूँ। वैसे ये प्रूफ जनरली ज्यादातर लोग पढ़ाते ही नहीं, क्योंकि ये पेपर में आता नहीं है, लेकिन बेटा 10वीं सिर्फ 10वीं के लिए नहीं है, 10वीं फ्यूचर के लिए है, ठीक है। आपने बहुत से और ऑब्जर्व किया होगा कि आपको बहुत से कंसेप्ट आते नहीं है, अगर आप अच्छे से क्लियर ना करें तो सिर्फ एप्लीकेशन से कोई नहीं है, थोड़ा पता भी होना चाहिए खास है। चलो तो देख लो, समय होगा तो AOC, यार देखो अब ट्रायंगल AOC को देखो, तो इन ट्रायंगल AOC सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि लेट ले लिया मैंने, वो एक्स मैंने इसलिए लिया ताकि इतना बड़ा OAC नाम 10 बार ना लिखना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ा है, ठीक है, 9th में पढ़ा है, लेकिन मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, अभी देखो 2 मिनट में अप्लाई करता हूँ। सेक AO कॉन्ग्रुएंट सेक OC, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, यहां तक क्लियर है बेटा, ठीक है। रेडियस ऑफ सेम सर्कल है ये, ठीक है, देयरफॉर रेडियस ऑफ सेम सर्कल AO और OC, ठीक है, यहां तक समझ गए ना, रेडियस ऑफ सेम सर्कल तक समझ गए, ठीक है। चलो देयरफॉर ट्रायंगल AOC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इतना समझ गए, देयरफॉर ट्रायंगल AOC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब मैंने एक्स एक्स ले लिया, अपने मन से लिया, लेकिन एक एक्स ले सकता है, दूसरा थोड़ी ले सकता है, तो पहले इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव कर दिया, जिसके कारण ये बन गया बेटा OAC और AOC ये कॉन्ग्रुएंट एंगल, OAC कॉन्ग्रुएंट एंगल OCA, कौन सा थ्योरम, थ्योरम नहीं है यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टी लगती है, थ्योरम भी है वैसे ये 9th में, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स, है ना, एंगल्स अपोजिट, एंगल का बड़ा भी लिख सकते चाहो तो कॉन्ग्रुएंट साइड्स, ठीक है। चलो हो गया यहाँ तक, ठीक है, ये आ गया ना ध्यान में आपके, ये और ये आ गया होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से ये बोल सकता मैं कि इन एंगल, ये एक्स दोनों एक्स, ये दोनों एक्स, तो यहाँ लिख दो एक्स, ये लिख दो आगे, नीचे लिखते हैं, चलो OAC इज कॉन्ग्रुएंट टू OCA इज इक्वल टू x, डिग्री लेना है तो लो, वरना मत लो, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं, ये जो मुझे कनेक्शन चाहिए था यहाँ, तो मुझे कनेक्शन ये पता है बेटा, ये क्यों बना है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वी ऑल नो दैट मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क, ये हम सबको पता है, ठीक है। चलो तो ये यूज करना है हमें, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क। तो यहाँ सबसे पहले ये जो 2x है ना, इसे हटाने की कोशिश, ये 2x का रिलेशन इनके साथ जोड़ देंगे, फिर जिसके बाद इनके साथ संबंध जोड़ देंगे उसका, ठीक है। तो अब देखो यहाँ लिखता हूँ, अभी ये मिटा दूं क्योंकि जगह चाहिए मुझे, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। चलो तो ये देखो, आप ज्यादा बड़ा नहीं है, थ्योरम मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ही हो, ठीक है। तो चलो देखो, ये जो एंगल EOC या COA जो भी आप बोले, COE है, इज एन एक्सटर्नल एंगल ऑफ, या एक्सटीरियर बोल सकते, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल AOC। तो आपने पढ़ रखा है कि एंगल एंगल COE इज इक्वल टू एंगल CAO प्लस एंगल OCA। कौन सा थ्योरम बेटा, यहां लिख दूं, बाय रिमोट इंटीरियर
ये थ्योरम आपने 9th में पढ़ा था, एंगल थ्योरम। ठीक है, थ्योरम आप कंप्लीट कर लेना। बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, यहां तक समझ गया कि एंगल सीओई इज इक्वल टू एंगल ओए सी प्लस एंगल ओ सी ए। ठीक है, देयरफॉर यहाँ एंगल सीओई को लिख सकते हैं x प्लस एक्स, क्योंकि दोनों x है, देखो इसीलिए x लिया ताकि डबल डबल लिखना ना पड़े। तो सीओई हो गया हमारा 2x, इसीलिए यहाँ 2x लिखा। हो गई कंफ्यूजन दूर, पूरी मगजमारी दूर कर दी मैंने आपकी। आपको दिमाग का कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना है पढ़ने में। तो ये समझ गया आपका पूरा क्लियर? ठीक है, चलो। तो वी ऑल नो दैट मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क, व्हिच इज द सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल इज सीओई एंड आर्क इज ईसी। दिमाग के ऊपर नहीं गया, समझ गए होगे सब कि सेंट्रल एंगल और आर्क बेटा इक्वल होता है, तो ना समझ पा रहे हो? ठीक है, तो चलो 2x इज इक्वल टू मेजर आर्क ईसी। अरे पावरफुल लग रही है तो चलो यहाँ नंबर 1 दे दो। ठीक है, समझ गए? इतना क्लियर है? नहीं आता? ठीक है, चलो ये इसके साथ हो गया। अब या इसका मैं यूज करूंगा कुछ ना कुछ इसको। तो हाँ देखो, अब एक चीज आपने ऑब्जर्व की कि ये दोनों सेम है, ये एंगल सीओई और इन दोनों में कुछ ना कुछ तो है। तो यहाँ मैं ऐसे बोल सकता था कि ये इसका रिलेशन ऐसे बोल सकता था कि एंगल सीओई इज इक्वल टू, ये 2 अपॉन में चले जाता है यहाँ, तो x इक्वल टू एंगल सीओई। तो और x कौन है बेटा? x कौन है? ये दोनों x है ये दोनों। तो इसको अगर मैं देता हूँ नंबर 1, देखो इसको दे देता हूँ नंबर 2, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2? देखो फ्रॉम 1 and 2 ऐसे बोल सकता हूँ मैं। प्रूफ अपने मन से लिख रहा हूँ, ठीक है? तो प्रूफ आप अपने मन से लिख सकते, सिर्फ आपको समझना चाहिए हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि जो ये एंगल सीओई का कनेक्शन किसके साथ है? ये देखो एंगल सीओई का कनेक्शन है बेटा इसके साथ। डायरेक्ट ही आ रहा है, रहने तक दिमाग मत खाओ, ठीक है? दिमाग खा रहा है ये, ऐसे कैसे हो रहा है? ठीक है, ये 2 इधर, तो देखो x यही रहने दो, ये हो गया हमारा डायरेक्ट हो रहा है इसी, और यह हो गया अपॉन 2। अब देखो x इज इक्वल टू मेजर आर्क ईसी अपॉन 2, मतलब x इसकी मेजर को अगर हाफ, मतलब ये 1/2 जो इसका मीनिंग हाफ ही होता है ना, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो, कोई बात नहीं। 2/2 लिखो या 1/2 लिखो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो x इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क ईसी, x इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क ईसी। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू ये OAC या OCA लिख सकता, तो लिख देता हूं यहाँ कि एंगल OAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OCA, ये इक्वली रहने दो, इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क EC। यहाँ तक हो गया। अब ये आधा पार्ट हो गया, OAC आधा पार्ट हो गया, अभी OA भी करना है, ठीक है? तो OAB के लिए सिमिलरली लिख दो। इतना करोगे वापस? नहीं करना। सिमिलरली एंगल OAB नहीं BO लिख दो, ठीक है? इज इक्वल टू हाफ, ये बना नहीं इधर, मैंने ऐसा बनाया नहीं ना यहाँ, अगर बनाता तो यहाँ वाला भी बन जाता, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे हमें जरूरत सिर्फ OAC की थी, मतलब अगर आपको यहाँ OCA लिखना नहीं है तो भी कोई इशू नहीं होगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों को, इन दोनों की जोड़ी चाहिए, इसकी नहीं, बाकी कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ जरूरत नहीं थी इसकी, ठीक है? तो BO को लिख सकते हाफ एंगल BE, क्या बोल सकते हैं? हाफ मेजर आर्क PE, हाफ मेजर आर्क BE। चलो एक बार वापस एक्सप्लेन। देखो BAO या BAE भी लिख सकते चाहो तो, एंगल BAE इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क BE। हो गया। यहाँ भी OAC मत लिखो बेटा, EAC लिख दो। कैसे? थोड़ा EAC पूरा कनेक्ट हो रहा है ना, EAC, ठीक है? ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? चलो अब देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, इससे 1 बोल देता हूँ, इससे 2 बोल देता हूँ, ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, देखो कैसे प्रूव होता है। हाफ EAC
इज इक्वल टू बी ए हाफ में सॉरी ई ए सी, यहाँ हाफ हाफ की होगी एडिशन बेटा, आर्क ई सी प्लस हाफ मेजर आर्क बी ई, ठीक है। देयरफॉर देखो ई ए सी प्लस ई ए बी, ई ए सी प्लस ई ए बी, ये दोनों मिला के बना रहा है बी ए सी। क्या बन रहा है? बी ए सी। और हाफ क्या आ जाएगा? दोनों में कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉमन। यहाँ ब्लू पेन से लक्ष्मण रेखा बना देता जिससे कि स्टेप अलग करना हो, ठीक है। चलो तो यहाँ लिख देखता हूँ, हाफ इन दोनों की एडिशन मेजर आर्क ई सी प्लस बी इज इक्वल टू मेजर आर्क बी सी, ठीक है। तो ये हो गया पूरी मेजर आर्क बी सी। तो यह हमारा थ्योरम हो जाता है प्रूव, ठीक है। यही तो चाहिए था। और ये बीसी को बीडीसी लिखा है सिर्फ, उसमें कोई टेंशन नहीं रहता। आप बीडीसी या बीसी है तो बीसी कुछ भी बोल सकते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 4 वाला क्यों नहीं? 4 वाला बेटा क्वाड्रिलेटरल होता है, इसलिए 3 वाला नाम लेंगे, ठीक है, आज के लिए। तो इंस्टेंट एंगल थ्योरम समझ गए आपको अच्छे से? एक बार रिवाइंड करके अच्छे से देखो, आपको पूरा समझ जाएगा, ठीक है। इसमें और एक केस है बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये समझ गई तो वो आप देख के भी समझ सकते हो, ठीक है। तो यहां तक देखो, आप समझ गए। तो इससे रिलेटेड 2 कोरोलरीज है वो ले लेते और यार देखते फिर।